हेलो, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इमोशनल स्टोरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है छांव सी तू, धूप सा मैं। उत्तर भारत में गांव सरोली की ये कहानी है। पहली बरसात, सावन का महीना। 2 साल पहले की बात। बारिश की बूंदें हवेली की पुरानी छतों पर जैसे कोई पुराना गीत गा रही थीं। मिट्टी की खुशबू, कहीं दूर से आती बांसुरी की धुन, और उस बड़े बरामदे में बैठा आरव, जो बचपन में इसी हवेली की दीवारों से छिप छिप कर भागता था, आज एकदम शांत था। सामने कुर्सी पर बैठी थी भाभी सौम्या, हल्की गुलाबी साड़ी में भीगी सी, चाय की प्याली हाथ में लिए। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो आरव को बार बार खींचती थी। लेकिन वो जानता था ये रिश्ता कहने को कितना साफ और जीने को कितना मुश्किल है। चाय ठंडी हो रही है आरव, सौम्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आप जैसे चुपचाप देखती है ना, लगता है मन पढ़ रही है मेरा। आरव हल्के से मुस्कुराया। तुम्हारे मन में क्या है ये मैं जानना नहीं चाहती आरव। सौम्या ने एक गहरी सांस ली। कुछ बातें अनकही ही अच्छी लगती हैं। सौम्या 27 साल की, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, लेकिन एक औरत जो अपनी शादी में सिर्फ जिम्मेदारियां निभा रही थी। उसके पति अभिषेक यानी आरव के बड़े भाई शहर में नौकरी करते थे, और अब तो महीनों बीत जाते, न कोई फोन न कोई बात। आरव 23 साल का, अब शहर से लौटा था अपनी पढ़ाई खत्म करके। वो हर चीज में तेज था, मगर जब बात भाभी की आती वो खुद को बच्चा समझने लगता। 3 साल पहले सौम्या इस हवेली में दुल्हन बनकर आई थी। तब आरव सिर्फ 20 का था। पहली बार उसे देखकर उसके मन में कुछ हिला था, कोई आकर्षण, कोई अपनापन। उसने उस दिन खुद से कहा था, भाभी है मेरी और भाभी ही रहेगी। लेकिन साल दर साल जब उसने देखा कि भैया कैसे सौम्या को अकेला छोड़ते जा रहे हैं, जब उसने देखा सौम्या कैसे मुस्कुराकर हर दर्द छुपा लेती है, तब कहीं अंदर एक आवाज उठने लगी। बरसात की उस शाम जब हवेली के पीछे आम के पेड़ के नीचे सौम्या अकेले बैठी थी, आरव उसके पास आया। आप कुछ लिख रही थीं? हाँ, एक चिट्ठी। किसके नाम? किसी ऐसे के नाम जो कभी पढ़े ही नहीं। आरव चुप हो गया। भाभी, मैं कुछ कहूं? कह दो। कभी कभी दिल करता है वक्त को रोक लूं, आपको ऐसे ही देखता रहूं। सौम्या ने उसकी ओर देखा, और वो पल कुछ कह गया था। अगले दिन सौम्या ने आरव से दूरी बना ली, बात करना कम कर दिया। खाना बनाते समय भी अब वो सिर्फ जरूरी बातें करती। हवेली में एक खामोशी सी बिछ गई। आरव समझ गया था वो रेखा पार नहीं करनी है, वरना सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन दिल कहाँ सुनता है। एक रात बिजली गई थी। हवेली की दीवारों पर दिए की लौ कांप रही थी। सौम्या अकेली थी और डर रही थी। आरव जब आया तो उसे कमरे के कोने में सिमटा पाया। भाभी, मैं हूं, डरिए मत। सब कुछ अंधेरे में खो गया है आरव। सौम्या की आवाज कांप रही थी। आरव ने दिया सामने रखा और पहली बार उसका हाथ पकड़ा। जब तक मैं हूं आप कभी अकेली नहीं होंगी। सौम्या की आंखें भर आईं। तुम्हें नहीं पता आरव, तुम क्या हो मेरे लिए। कुछ हफ्ते बाद गांव में एक मेले की तैयारी हो रही थी। आरव और सौम्या ने साथ में मिठाइयां बनाई, घर सजाया। वो पल जैसे फिर से जीना सिखा रहे थे उन्हें। एक शाम मंदिर की सी ढियों पर बैठे हुए सौम्या ने कहा, काश रिश्तों के नाम न होते तो शायद कुछ बातें कहना आसान होता। आरव ने कहा, नाम भले न बदले मगर भावनाएं बदलती हैं, और शायद हम भी। एक खत सौम्या के डायरी में था, तुम्हें देखना अब आदत हो गई है, लेकिन चाहना पाप, और पाप की आग में न मैं जल सकती हूं, न तुम्हें जलते देख सकती हूं। अभी भी सब कुछ अनकहा था। न सौम्या ने कुछ कहा, न आरव ने, मगर हवेली की दीवारें अब जान गई थीं। एक छांव थी सौम्या, और धूप था आरव। और इस छांव धूप के खेल में मौसम कभी स्थिर नहीं रह सकता। बारिश के वो दिन बीत चुके थे, लेकिन आरव के मन में सौम्या की साड़ी की नमी अब भी ताजा थी।
गांव की हवेली अब अकेली पड़ने लगी थी। अभिषेक का कोई फोन नहीं आया था महीनों से। और एक दिन सौम्या के हाथों में एक चिट्ठी आई, शहर से बुलावा। देवर आरव को अब नौकरी की ट्रेनिंग के लिए लखनऊ जाना था। जाते वक्त सौम्या ने सिर्फ इतना कहा था, वो जो अंधेरे में दिया जलाया था तुमने, वो अब बुझने मत देना। आरव कुछ नहीं बोला, बस उसकी ओर देखा। उसमें एक वादा था, मैं लौटूंगा, बस अपने लिए नहीं, आपके लिए भी। शहर, लखनऊ शहर ने आरव को बदल दिया, कपड़े, चाल, सोच। मगर जब वो अकेले कमरे की दीवारों से टकराता तो हर बार वही आवाज गूंजती, आप कभी अकेली नहीं होंगी। रात के सन्नाटों में जब शहर की बत्तियां बुझने लगतीं, वो सौम्या को सोचते हुए खुद से बातें करता। कभी उसके गाल पर उंगली फिराता, कभी उसकी पीठ पर चुपचाप हाथ रखने की कल्पना करता। ये चाहत अब कल्पनाओं से निकलकर एहसास बन चुकी थी, साहसी और तीव्र। 3 महीने बीत गए। एक दिन सौम्या का फोन आया, मुझे लखनऊ आना है, पापा की तबीयत खराब है, स्टेशन लेने आ सकते हो? आरव की सांसें थम सी गईं। आप आ रही हैं? कब? कल सुबह, स्टेशन पर। अगली सुबह जब वो आई तो आरव उसे देखकर पल भर को कुछ बोल ही नहीं पाया। नीली सूती साड़ी, बाल खुले हुए, और वो आंखें जिनमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, मगर सुन लेने की उम्मीद जरूर थी। चलो भाभी। आरव ने बैग उठाया। शहर में अब धूप भी आपकी राह देख रही है। होटल में कमरा लिया गया, सिर्फ एक, क्योंकि सौम्या ने मना कर दिया था कि किसी को शक न हो। कमरे की खिड़की से शाम का सूरज उतर रहा था। कितना बदल गए हो तुम, सौम्या ने कहा, और आप वैसी की वैसी हो, मन मोह लेने वाली। एक लंबी खामोशी के बाद सौम्या ने पूछा, क्या अब भी वही दिया जलता है? आरव ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। अब वो दिया नहीं, आग बन चुका है। उस रात सौम्या खिड़की के पास खड़ी थी, चांदनी उसके चेहरे को छू रही थी। आरव धीरे से पास आया और पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। भाभी, शब्द मत बोलो आज, बस होने दो जो हो रहा है। सौम्या ने धीरे से उसका चेहरा अपने पास खींचा, और उस रात बिना कुछ कहे रिश्तों की हर परिभाषा टूट गई। ना देवर रहा, ना भाभी, बस एक अधूरी औरत थी और एक प्यासा मर्द, जिन्होंने एक दूसरे में वो पा लिया जो दुनिया ने छीन लिया था। सुबह हुई। सौम्या बिस्तर पर चुप थी और आरव उसके बालों में उंगलियां फिरा रहा था। अब क्या? सौम्या ने पूछा। अब जो भी होगा हम साथ होंगे, चाहे कुछ भी हो। ये दुनिया नहीं मानेगी आरव, और तुम्हारा भाई, जिसने तुम्हें कभी अपना नहीं माना, उसका अधिकार अब कैसा? उसी दोपहर सौम्या को एक फोन आया, आपके पति का एक्सीडेंट हुआ है, आईसीयू में है, तुरंत आना होगा। सौम्या का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव, ये क्या इत्तेफाक है? शायद खुदा हमें आजमाना चाहता है। शाम को सौम्या ने लखनऊ छोड़ा और पहली बार विदाई में आंखें नहीं रोईं, बस कांपीं। आरव ने उसके माथे को चूमा। अगर वो लौटे तो भी मैं इंतजार करूंगा, और अगर न लौटे तो मैं आपको अपना बनाकर ही दम लूंगा। 3 महीने बाद गांव की हवेली अभिषेक लौट आया था। एक सड़क हादसे ने उसका शरीर तो नहीं, पर आत्मा तोड़ दी थी। अब वो व्हील चेयर पर था। सौम्या ने सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी आंखों में अब एक पत्नी का फर्ज था, पर कोई चमक नहीं। जिस रोशनी ने उसके चेहरे को जलाया था, वो आरव के साथ शहर की उस रात कहीं रह गई थी। आरव भी अब वापस आ गया था, एक बदला हुआ इंसान, मगर मन से और भी बेकाबू। जब वो पहली बार भैया से मिला, अभिषेक ने बस इतना कहा, भाई तू मर्द बन गया है। और आरव की आंखें सौम्या की ओर घूम गईं, जो चाय की ट्रे हाथ में लिए एक साए की तरह खड़ी थी। रातें अब्बों को और भारी हो चली थीं। सौम्या अभिषेक के पास जरूर होती, पर उसके ख्वाबों में हर रात वो लखनऊ वाला कमरा, वो खिड़की से आती चांदनी और आरव की सांसें होतीं। उसने तय किया, मैं अब पत्नी रहूंगी,
मगर औरत होना नहीं छोड़ सकती। एक दिन जब आरव हवेली की छत पर अकेला खड़ा था, सौम्या धीरे से पीछे आकर बोली, अब भी याद है वो कमरा? आरव ने धीरे से उसकी ओर देखा। मैं रोज उसी में सोता हूं। सौम्या की आंखें भर आईं। क्या हम पापी हैं? अगर प्यार पाप है तो हां, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। सौम्या ने उसके हाथों को थाम लिया। बस अब और मत बढ़ो। मैं अपना फर्ज नहीं तोड़ सकती, लेकिन मैं खुद को भी झुठला नहीं सकती। अब कहानी एक रेखा पर थी, न साथ ना जुदा। सौम्या दिन में पत्नी थी, रात में याद। आरव दिन में देवर था, रात में तड़प। और अभिषेक, वो अपनी दुनिया में उलझा था। कभी डॉक्टर, कभी दवाइयां, कभी अपनी खोती मर्दानगी का दर्द। एक शाम अभिषेक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आरव दौड़ा, सौम्या दौड़ी। जब डॉक्टर ने कहा स्टेरॉइड से कुछ असर हुआ है, अब धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं, तब पहली बार सौम्या की आंखों में डर था। अगर ये चलने लगा और जान गया सब कुछ? आरव ने उसे अकेले में पकड़ा और कहा, अब क्या करोगी? शायद तुम्हें छोड़ दूं। और खुद को? मैं खुद से पहले ही छूट चुकी हूं आरव। अब एक नए डर ने जन्म लिया। भाभी नहीं, एक औरत और एक मर्द के बीच का डर। कहीं कोई देख न ले, कहीं अभिषेक को आभास न हो जाए, कहीं वो लखनऊ की रात सिर्फ याद बनकर न रह जाए। क्लाइमैक्स की आहट। एक रात अभिषेक की नींद खुल गई। वो व्हील चेयर से खुद को खींचता हुआ सौम्या के कमरे तक पहुंचा। दरवाजा हल्का खुला था। अंदर आरव था, हाथ में सौम्या की चुन्नी लिए, तकिए में मुंह छिपाए। अभिषेक कुछ कह न सका, बस चुपचाप लौट गया। आरव को लखनऊ में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी, दिल्ली ब्रांच के लिए। शुरू में वह खुश नहीं था, लेकिन जब सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छा है, अब तुम मेरे ख्यालों में आने के अलावा कुछ और भी करोगे, वो चुप हो गया। आपको नहीं लगता मैं सिर्फ आपके लिए जी रहा हूं? सौम्या ने उसकी आंखों में देखा। इसलिए तो चाहती हूं कि तुम मेरे अलावा कुछ और भी देखो, वरना मैं एक पाप बन जाऊंगी, मोह नहीं। जाने से एक रात पहले आरव हवेली की छत पर था। सौम्या आई, चुपचाप। अब हर रात यहां कौन आएगा? उसने पूछा। आरव ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर बढ़ा। धीरे से उसकी कमर थामी और माथे पर लंबा चुंबन लिया। जब तक लौटूं उस दिए को जलाए रखना। अगर आंधी आ गई तो तूफान से कह देना, ये आग किसी की बुझाई नहीं जाती। दिल्ली, एक नया शहर, वही अधूरी कहानी आरव की जिंदगी में। अब मीटिंग्स थीं, रिपोर्ट्स और खामोश रातें। वो चाहे जितना काम कर ले, हर कॉफी ब्रेक में, हर ट्रैफिक सिग्नल पर सौम्या की वो साड़ी, उसकी आंखें, उसकी छुआन, सब वापस आ जाते। वो चिट्ठियां लिखने लगा। हर रात सौम्या के नाम एक चिट्ठी, जो कभी पोस्ट नहीं होती। तुम्हें बताना चाहता हूं कि आज जब एक लड़की ने मुझे छुआ तो मैंने पीछे हट गया, क्योंकि उस छुआन में वो गरमाहट नहीं थी जो तुम्हारी हथेलियों में थी। तुम्हारे बिना सब है, पर जीने का मन नहीं। उधर गांव में सौम्या अब पूरी तरह अभिषेक की देखभाल में जुटी थी, पर उसका मन कभी रात में खिड़की से तारे गिनता, और जब कोई नहीं होता वो अपनी अलमारी से एक चिट्ठी निकालती, जो आरव ने उसे लखनऊ छोड़ते वक्त दी थी। मैं लौटूंगा, अगर नहीं आया तो समझ लेना, कोई मजबूरी थी, लेकिन मेरा होना सिर्फ तुम्हारा है। 3 महीने बीते। एक दिन हवेली में फोन बजा। आरव की मां ने उठाया। हेलो मां, मैं आरव बोल रहा हूं। मैं नहीं आ पाऊंगा, शायद बहुत समय तक। बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, तबादला सिंगापुर हो गया है। फोन सौम्या ने चुपचाप सुना और कुछ भी नहीं कहा। बस रात को बाथरूम के आईने में खुद से पूछा, क्या वाकई अब वो लौटेगा? एक टकराव। सौम्या और अभिषेक के बीच एक रात, जब अभिषेक ने देखा कि सौम्या चुपचाप कुछ लिख रही है। वो व्हीलचेयर खींचकर उसके पास आया। क्या तुम अब भी उससे बात करती हो? सौम्या चौंक गई। किससे? मत बनाओ, मैं जानता हूं, लखनऊ से लौटने के बाद तुम कभी मेरे पास रही ही नहीं। सौम्या ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारे पास हूं, पर मेरे अंदर कुछ मर चुका है, और जो मर जाए वो सिर्फ हड्डी बन जाता है।
गांव जून की उमस भरी दोपहर सौम्या अपने कमरे में बैठी थी। एक खत लिख रही थी। आरव, क्या तुम अब भी वही हो या ये वक्त तुम्हें बदल चुका है? कभी कभी डर लगता है कहीं तुम भी मुझे भूल न जाओ। खत उसने अलमारी की सबसे अंदर वाली दराज में रख दिया। उसी वक्त पीछे से किसी की परछाई दरवाजे पर ठहरी। भोला, हवेली का पुराना नौकर। उसकी आंखों में एक पल को चमक आई और वो चुपचाप चला गया। रात का वक़्त अभिषेक सो रहा था। सौम्या छत पर बैठी थी। वही पुराना कोना, वही झुका हुआ दिया। आरव की चिट्ठी उसकी गोद में थी। उसे पढ़ते हुए उसकी आंखें भर आईं। अगर तेरा नाम मेरी सांस में ना हो तो ये सांसें बेमानी हैं। मैं लौटूंगा, पर क्या तुम अब भी मेरी रहोगी? वो खुद से बुदबुदाई। मैं अब भी वही हूं, पर दुनिया अब वैसी नहीं रही। भोला उसी वक्त छत के दूसरे कोने से देख रहा था। उसने देखा सौम्या किसी चिट्ठी को सीने से लगा रही है। भोला ने अगले ही दिन गांव के दूसरे नौकर रमेश को बताया। हमारी भाभी जी तो किसी को खत लिखती हैं रोज। रमेश हंसा। किसे? भोला बोला। अरे किसी को जो अब यहां नहीं है, शायद छोटे बाबू। रमेश चुप हो गया। अब शक का बीज बोया जा चुका था। दिल्ली। आरव के जीवन की उथल पुथल। आरव अब सिंगापुर की फ्लाइट की तैयारी कर रहा था, पर उसका दिल वहीं था, सौम्या के पास। हर रात वो एक खत लिखता और फाड़ देता। एक दिन एक साथी ने पूछ ही लिया, ये खत किसके हैं? कोई गर्लफ्रेंड? आरव ने बस इतना कहा, ये मेरी आदत है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, ना पा सकता। गांव में सौम्या की बेचैनी बढ़ने लगी थी। अब उसे हर आहट पर डर लगता। भोला कई बार यूं ही कमरे के बाहर आ खड़ा होता, कभी पोंछा लगाता, कभी पर्दे बदलता। सौम्या को शक हुआ, क्या ये जानता है कुछ? एक रात जब वो चिट्ठी पढ़ रही थी, दरवाजे की झिर्री से एक आंख चमकी। वो झट से उठी और दरवाजा खोला, पर कोई नहीं था। अब हवेली में डर पनप रहा था। अभिषेक ने भी नोटिस किया। सौम्या अब जल्दी चौंक जाती है, किसी के आने जाने से डरती है। उसने पूछा, सब ठीक है? सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस नींद कम आती है। पर अभिषेक की नजरें अब और चौकस हो गई थीं। एक दिन भोला ने साहस कर ही लिया। वो सीधे अभिषेक के पास आया और बोला, बाबूजी, कुछ बात कहनी है, पर माफ करिएगा। क्या? भाभी जी बहुत कुछ लिखती हैं और वो खत किसी को जाती नहीं, पर कभी कभी वो नाम लेती हैं, आरव बाबू का। अभिषेक के चेहरे से जैसे खून उतर गया। तूने कुछ देखा है? नहीं, बस आहटें हैं, खामोशियां हैं जो आवाज बनती हैं। अभिषेक ने उसे जाने को कहा और फिर बहुत देर तक छत की ओर देखता रहा। अब सौम्या की दुनिया में एक नया डर था। कहीं अभिषेक को भनक न लग जाए, कहीं भोला कुछ और न उगल दे, कहीं आरव अब भी खतों में ही कैद न रह जाए, और सबसे ज्यादा डर, कहीं वो खत कभी किसी के हाथ न लग जाए। गांव, सावन की रात। पानी हल्का हल्का बरस रहा था। हवेली के चारों ओर काले बादलों ने डेरा डाल रखा था। सौम्या कमरे में अकेली थी। बिजली चली गई थी। माचिस जलाकर दिया रोशन किया। जैसे ही लौ जली, दीवार पर उसकी परछाई उभर आई। वो परछाई जो अक्सर उसे डराती थी, क्योंकि उसमें वो अकेली नहीं होती थी। सौम्या आईने के सामने बैठी खुद से बात करने लगी। तू पागल हो गई है सौम्या। तू एक रिश्ता निभा रही है और एक को छुपा रही है। तू जिंदा है, पर हर रोज मरती है। तुझे डर लगता है, इस गांव से, इस हवेली से, इस दीवार से, पर सबसे ज्यादा डर तुझसे है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर एक दिन कोई पूछे, क्या तुमने अपने देवर से प्यार किया, तो क्या तू कह पाएगी हां? हां, और क्या फिर जी पाएगी? तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई सुन रहा हो। वो चौंकी, बाहर जाकर देखा, भोला दरवाजे से हट रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका लीं और चला गया। अब सौम्या को यकीन हो गया, कुछ तो है जो गहराता जा रहा है। उसी रात अभिषेक ने सवाल किया, तुम ठीक हो ना? हाँ, सौम्या ने कहा। कभी कभी लगता है तुम मुझे देखती नहीं, देखती किसी और को हो।
तुम मुझसे बातें करती हो पर सुनती किसी और की हो। क्या मैं अब भी तुम्हारा हूं सौम्या? सौम्या ने जवाब नहीं दिया, बस चुप रही। उसकी चुप्पी ही उसकी सजा बनती जा रही थी। दिल्ली में आरव, एक अधूरा इश्क और बढ़ता डर। एक रात आरव ने गांव के पुराने घर की तस्वीर खोली। वही छत, वही दिया। तभी एक मैसेज आया, सावधान रहो, कोई तुम्हारे और सौम्या के बीच का सच जान सकता है। अज्ञात नंबर था। आरव चौंका। किसी को कुछ पता चल गया? क्या सौम्या खत में खत खुद को खतरे में डाल रही है? सौम्या ने अब अपने भीतर की आवाज को जोर से बोला, एकमात्र सखी से पारो, उसकी बचपन की सहेली, जो अब पास के ही कस्बे में रहती थी। सौम्या ने चुपके से उससे मिलने की ठानी। हवेली से निकलते हुए उसने एक खत अपने तकिए के नीचे दबा दिया। अगर कभी कुछ हो तो ये मिले। पारो से मिलकर सौम्या फूट पड़ी। मैंने खुद को बांट लिया है पारो। एक तरफ मेरा फर्ज है जो चल रहा है, दूसरी तरफ मेरा दिल है जो मर रहा है। और आरव? पारो ने पूछा। वो अब खतों में है, यादों में है, पर उसकी एक आवाज भी मुझे जिंदा रखती है। और अब डर लगता है कहीं वो भी मुझसे दूर न हो जाए। अब कहानी उस नाजुक मोड़ पर आ चुकी है जहां सौम्या अब किसी से अपने राज बांट चुकी है। पारो से। भोला अभी भी संदेह के घेरे में है, पर उसने कुछ नहीं किया अभी तक। आरव को किसी ने गुप्त मैसेज भेजा है, यानी किसी को कुछ भनक लग चुकी है। अभिषेक सवालों में घिरा है, लेकिन अभी तक सब्र कर रहा है। रात के 2:30 बजे हवेली सो रही थी, पर सौम्या जाग रही थी। वो छत पर खड़ी थी, आसमान को देखती हुई। उसका दिल धड़क नहीं रहा था। वो किसी की आवाज के इंतजार में थमा हुआ था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। आरव कॉलिंग। सौम्या के होंठ कांपे, उंगलियां थोड़ी देर तक स्क्रीन पर अटकी रहीं। फिर उसने रिसीव किया और कुछ नहीं कहा। आरव भी चुप था। कुछ सेकंड तक दोनों ने सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुनी। फिर एक धीमी आवाज आई, तू अब भी मेरी धड़कनों में है भाभी। सौम्या की आंखों से आंसू बह निकले। तू क्यों लौट आया आरव? क्यों मेरी रूह को फिर जगा दिया? आरव की सांस थोड़ी भारी हो गई। क्योंकि तू अब भी मेरी है, और मैं अब भी हर रात तुझे महसूस करता हूं। तेरे तकिए के नीचे, तेरे कुर्ते के अंदर, तेरे हर छुपे हुए कोने में। अब कल्पना हावी होने लगी। तन दूर थे, लेकिन मन एक दूसरे के भीतर उतर चुके थे। आरव की आवाज धीमी, गहराती हुई। अगर तू मेरे पास होती अभी, मैं तुझे अपने पास खींच लेता। तेरा दुपट्टा उतारता नहीं, बस पकड़ता। तेरे बालों को खोलकर अपनी उंगलियों में उलझा लेता। सौम्या की सांसें तेज हो रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और खुद को आरव के सामने पाया। कल्पना में वो बरसात की रात थी। आरव की उंगलियां उसके गालों को छू रही थीं। उसके होंठ उसकी गर्दन के पास धीरे से रुक रहे थे। सौम्या का बदन कांपने लगा। आरव, उसने कल्पना में कहा, तू ऐसे मत देख, सब कुछ बहक रहा है। बहकने दे। आरव ने कहा, हर बार तू थाम लेती है, आज नहीं। आज तू खा खुद को मेरे हवाले कर। अब फोन पर सिसकियों के साथ सांसें मिलने लगीं। सौम्या की उंगलियां अपने पेट पर फिसल रही थीं, जैसे वो आरव के हाथों को महसूस कर रही हो। आरव की आवाज फिर आई, तेरा वो तिल कमर के ठीक ऊपर, याद है मुझे? मैं हर रात अपनी हथेली वहीं रखकर सोता हूं। सौम्या अब पूरी तरह आरव की बाहों में थी, अपनी कल्पना में। वो सोच रही थी, क्या पाप का इतना स्वाद भी हो सकता है? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं आरव, उसने धीमी आवाज में कहा। तू मेरी थी जब तूने पहली बार मेरे नाम की चिट्ठी सीने से लगाई थी, और आज भी है जब तेरी आंखें मेरी नींदों में उतरती हैं। रिश्तों को समाज ने बांधा है, पर तुझे तो मेरी रूह ने बांधा है। कल्पना और सच्चाई एक साथ बहने लगी। सौम्या पूरी तरह बह चुकी थी, अपनी देह से, अपनी सोच से। उसने अपने ब्लाउज की डोरी खोली और एक धीमी सिहरन के साथ आंखें बंद कर लीं। आरव फोन पर बस सुन रहा था। हर सांस, हर सिसकी, हर वह चाह जो शब्दों से नहीं,
महसूस करने से पूरी होती है। फिर एक खामोशी। सौम्या ने धीमे से कहा, आज रात मैंने तुझे जी लिया, कल मैं फिर सब भूल जाऊंगी, क्योंकि मैं सौम्या हूं, औरत, पत्नी, बहू, और तू बस मेरा पागलपन। फोन कट गया। 7 दिन बाद आरव को जाना पड़ा, शहर से दूर, नौकरी की ट्रेनिंग पर। सौम्या ने सबके सामने मुस्कान ओढ़ ली, लेकिन अंदर एक खाली जगह बन गई थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से उसकी धड़कन निकाल ली हो। आरव गया नहीं था, वो सौम्या के गले में अटका रह गया था, उसके कानों के पीछे, उसकी चूड़ियों की खनक में। रात 1:13 बजे, ट्रेनिंग हॉस्टल। आरव का मैसेज आया, मैं 2 दिन के लिए लौट रहा हूं, बस एक रात तेरे पास, क्या तू मिल सकेगी? एक आखिरी बार। सौम्या का दिल कांप गया। वो जानती थी ये मिलन आखिरी भी हो सकता है, और सबसे सच भी। उसने बस लिखा, तू आ, इस बार मैं खुद तुझे छुपा लूंगी अपने भीतर। रात। हवेली की पिछली कोठरी। सौम्या ने सबको सुला दिया था, भोला को अफीम वाली चाय पिला दी और पिछली कोठरी के दरवाजे को हल्के से खोल दिया। आरव वहीं था, आंखों में महीनों की प्यास, बाहों में हर बार की कसक। भाभी, उसने फुसफुसाया, आज कोई रिश्ता मत बोल। सौम्या ने उसका मुंह पकड़ लिया, आज बस इंसान रहना दे और मुझे अपना बना ले। अब देह और रूह दोनों ने मौन समझौता किया। आरव ने सौम्या को दीवार से सटा लिया, उसकी सांसें गर्दन पर बहने लगीं। सौम्या ने खुद अपनी साड़ी सरकाई, जैसे किसी इंतजार का पर्दा हटा रही हो। उनके बीच अब न शब्द थे, न झिझक, सिर्फ एक तीव्र इच्छा, जिसने दोनों को सांसों की गिरफ्त में बांध दिया। आरव ने धीरे से कहा, तेरे शरीर पर वो तिल जहां मेरे होंठ रुकते हैं, आज वहां से शुरू करूंगा और वहीं तेरे अंदर उतर जाऊंगा। सौम्या कांप रही थी, उसका पूरा बदन पसीने और प्रेम में भीग चुका था। वो फुसफुसाई, तू मेरी हर चीख को अपने अंदर भर ले आरव, क्योंकि कल से फिर मुझे खामोश रहना है। और फिर वो पल आया। आरव ने उसे बांहों में उठाया, कोठरी के पुराने खाट पर लिटाया और धीरे धीरे हर परत को, हर एहसास को, हर दर्द को चूमते हुए उसमें खुद को समा लिया। सौम्या की आंखें भीगी थीं, पर उसमें कोई शर्म नहीं थी, बस एक सवाल था, अगर यही पाप है तो मुझे हर जन्म ये पाप चाहिए। सुबह होने से पहले वो दोनों बस लेटे रहे, एक दूसरे की सांसों के बीच, धड़कनों के संगीत में खोए हुए। आरव ने कहा, कल मैं चला जाऊंगा, पता नहीं फिर कब मिलेंगे। सौम्या ने उसकी हथेली अपनी छाती पर रखी और बोली, जब भी तुझे प्यार की जरूरत हो, तू बस अपनी आंखें बंद करना। मैं तेरे अंदर हूं आरव, सिर्फ तेरी। शहर की गहराती रात। सौम्या का कमरा। आरव को गए कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी उंगलियों की गर्मी अब भी सौम्या की रग रग में चुपचाप जल रही थी। रात 1:07 बजे सौम्या की आंखें खुलीं। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर उसके भीतर कोई तूफान, एक भूख, एक गहराती चाह। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठी, अपने तकिए से आरव की गंध लेने लगी, जिस पर वो उस रात लेटा था। उसने अपनी हथेली अपनी जांघ पर रखी, जैसे आरव का स्पर्श वहां अब भी बाकी हो। तू मेरे पास नहीं, लेकिन मैं तुझे अपने अंदर महसूस कर सकती हूं, वो बुदबुदाई। कमरा, बारिश और सौम्या। उसने धीरे धीरे अपनी नाइटी की बटन खोलनी शुरू की। हर एक बटन खोलते हुए उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं, जैसे हर कपड़े के नीचे आरव की याद लिपटी हो। अब उसका बदन नमी से, लाज से, चाहत से भीग चुका था। वो लेट गई और अपनी उंगलियों को अपनी गर्दन, कंधे और फिर धीरे धीरे अपनी छाती तक ले गई। हर जगह जहां आरव ने चूमा था, अब वो खुद अपनी उंगलियों से वो यादें दोहराने लगी। आरव, तू अगर आज यहां होता। उसकी आवाज कांप गई। कल्पना में आरव, उसकी आंखें बंद थीं और सामने आरव खड़ा था, सिर्फ लोवर पहने हुए, उसकी आंखों में वही भूख। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, तेरी सांसों की गर्मी मेरी सांसों में मिल जाए
कल्पना में आरव उसे दीवार से लगाता है और उसकी गर्दन पर दांत से हल्के से काटता है। सौम्या की रूह तक कांप उठती है। वो कराहती है, हौले से अपनी उंगलियों को अब और नीचे ले जाते हुए, जहां उसकी सांसें अब तेज और बेकाबू हो चुकी थीं। और फिर वो अपनी टांगों को मोड़ लेती है, बिस्तर की चादर को मुट्ठी में कसकर पकड़ती है और अपने ही भीतर आरव को महसूस करने लगती है। उसकी उंगलियां अब उसकी कल्पना में आरव की जुबान बन चुकी है। हर स्पर्श, हर हरकत, जैसे आरव उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले रहा हो। वो कांप रही थी और साथ ही खुद को खो भी रही थी। उसकी सांसें अब हिचकियों जैसी थीं और उसकी कमर बिस्तर के साथ ताल में हिल रही थी। आरव और पास और गहरा। उसने खुद को कसकर भींच लिया और फिर एक तेज कंपन। उसकी पूरी देह झंझना उठी। उसने करवट ली, तकिए में मुंह छिपाया और गहराई से सिसक पड़ी। पर उस सिसकी में आनंद भी था और तड़प भी। रात ढल गई, पर आरव उसकी रगों में रहा। सुबह होने से पहले उसने अपनी हथेलियां चूमी, क्योंकि आज वहीं से उसे प्यार मिला था। आरव लौट आया है, सौम्या को बिना बताए। वो बस दरवाजे पर खड़ा था, भीगा हुआ, आंखों में तूफान और होंठों पर वही पुरानी प्यास। अब की बार तू बचेगी नहीं, उसने धीमे से कहा। सौम्या का चेहरा सिहर उठा। वो पल भर के लिए कांपी, फिर खुद ही उसके सीने से लग गई। रात, शहर के बाहर, एक छोटा एतयाल सा किराए का फ्लैट। पहली बार उनके पास दीवारों की बंदिश नहीं थी, न हवेली का डर, न किसी की परवाह। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, जिसकी हल्की पीली रोशनी में सौम्या की सांवली त्वचा सोने सी चमक रही थी। और अब मिलन शुरू होता है। आरव ने सौम्या की साड़ी की पल्लू को पीछे सरकाया, उसकी पीठ को अपनी हथेलियों से छूते हुए फुसफुसाया। तेरी ये पीठ जरा सी झुकी और मेरे नाम की हो गई। वो पीछे मुड़ी, उसकी आंखों में देखती रही, बिना कहे कपड़े सरकाए, बिल्कुल नग्न और पूरी तरह समर्पित। उनका जिस्म अब सांस नहीं, आग ले रहा था। आरव ने सौम्या के होंठों को ऐसे चूमा जैसे कोई सदी पुराना प्यासा पानी पिए। उसके हाथों ने सौम्या की कमर को पकड़कर उसे बिस्तर पर गिरा दिया, जहां सौम्या ने खुद अपने पैरों से उसे पास खींच लिया। आज तुझे मेरे अंदर उतरना है आरव, इतना गहरा कि मैं खुद से निकल जाऊं। मिलन की गहराई। आरव ने पहले उसकी गर्दन पर अपने होंठ टिकाए, धीरे धीरे काटते हुए नीचे तक उतरता गया। हर चुंबन के साथ सौम्या की रूह कांप रही थी। उसका बदन गर्म, पसीने में भीगा, लेकिन चाहत में और भिगोता जा रहा था। आरव, तेरे बिना अब मैं अधूरी हूं, वो कराहते हुए बोली। और तब उसने आरव को अपने अंदर ले लिया। ये सिर्फ सेक्स नहीं था, ये आत्मा का विस्फोट था। आरव और सौम्या ने खुद को खो दिया। हर हरकत में दर्द, हर स्पर्श में जुनून और हर धड़कन में मौत जैसी तृप्ति। सौम्या की उंगलियां आरव की पीठ में धंस गईं, उसकी आंखें खुली और फिर एकाएक सारे शब्द चीख में बदल गए। हाँ आरव, और पास और गहरा, मुझे खुद में समा ले। आरव ने उसका चेहरा पकड़ा, आंखों में देखा और बोला, मैं तुझमें मरना चाहता हूं सौम्या, और हर रात तेरे जिस्म में जन्म लेना। कई मिनट, फिर एक सिहरन, फिर सन्नाटा। बिस्तर पर सिर्फ दो देह नहीं पड़ी थीं, एक खामोश ज्वालामुखी फूट चुका था। सौम्या की आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर उन आंसुओं में सुकून था। उसने धीरे से कहा, अब तू कभी दूर गया तो मैं तुझे अपने जिस्म में बांध लूंगी। और आरव ने जवाब दिया, अब तू मेरा धर्म है और ये मिलन मेरी पूजा। शहर से लौटने के बाद हवेली में सौम्या कुछ बदला बदला था। वही चौड़ी सीढ़ियां, वही बरामदा, वही रसोई की खनक। लेकिन सौम्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो चलती तो उसकी चाल में अब झिझक नहीं, रवानी होती। उसकी आंखों में अब तसल्ली थी और आरव की छाया। आरव और सौम्या
अब छुपने वाले नहीं। रात के खाने के बाद जब सभी कमरे में जा चुके थे, सौम्या अकेले बरामदे में बैठी थी। आरव धीरे से आया और पास बैठ गया, लेकिन पहले की तरह चोरी छिपे नहीं। अब वो सौम्या के कंधे पर हाथ रखता है, जैसे उसे अधिकार है। अब हम कब तक छुपते रहेंगे? उसने पूछा। सौम्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी पलकें भारी थीं, लेकिन अब डर से नहीं। अब नहीं, अब मैं नहीं छुपूंगी। अब तू सिर्फ मेरा देवर नहीं, मेरा अपना है। रात, कमरा और इश्क। सौम्या ने पहली बार आरव को अपने कमरे में बुलाया। किवाड़ खुले थे, लेकिन उसके हौसले अब बंद नहीं थे। आरव कमरे में आया। कमरे में धीमी पीली रोशनी, हल्की ठंडी हवा, और सौम्या ने बस एक हल्की गुलाबी साड़ी पहन रखी थी, बिना ब्लाउज के। उसकी पीठ पर चांदी की चेन थी, जो धीरे से हिल रही थी, जैसे आरव को न्योता दे रही हो। आरव पीछे से आया, उस चेन को छुआ और धीमे से उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। सौम्या की सांसें तेज हुईं। अब यह सिर्फ मिलन नहीं था, यह अधिकार था। मिलन, खुला, बेबाक और बेहिसाब बिस्तर पर। अब दो जिस्म नहीं, एक जिद, एक जुनून था। आरव ने सौम्या की साड़ी को खुद से खींचा, लेकिन प्यार से, जैसे कोई मंदिर में पर्दा हटाता ताहे ओ। वो नीचे झुका, उसकी नाभि पर अपनी जुबान फिराई, और सौम्या की उंगलियां उसके बालों में समा गईं। तेरा हर हिस्सा अब मेरा है सौम्या, उसने गहराई से कहा। सौम्या ने खुद को पूरा खोल दिया, शब्दों में, देह में, आत्मा में। उस रात कोई संकोच नहीं था, न कोई दरवाजा बंद था, न कोई डर, न ही कोई पश्चाताप। बस आरव की बाहों में एक स्त्री थी, जो अब किसी की भाभी नहीं, सिर्फ उसकी प्रेमिका थी। सुबह की पहली किरण, आरव अब भी उसकी गोद में सो रहा था। सौम्या उसकी पेशानी चूमते हुए बोली, आज से तू मेरा सच है और ये रिश्ता मेरा गुरूर। सुबह हवेली का आंगन, हवेली के आंगन में चौका लग चुका था। दूध, अखबार और चाय की वही दिनचर्या, लेकिन आज सौम्या की चाल में सहन शक्ति नहीं, बेपरवाही और अधिकार था। उसने गुलाबी रंग की बिना बाजू की कुर्ती पहनी थी, बाल खुले, आंखें नींद से भारी, लेकिन मुस्कान में रात की रूहानी आग बाकी थी। आरव बरामदे में आया। उसकी आंखें भी चमक रही थीं, जैसे दोनों के बीच अब कोई पर्दा नहीं रहा। और फिर किसी ने देख लिया। पीछे से आवाज आई, आरव, ये क्या? सौम्या भाभी के इतने पास? वो काव्या थी, आरव की बड़ी भाभी, जो चुपचाप छत पर कपड़े सुखा रही थी। और उनकी आंखों में जो नजारा गया, वो किसी तूफान से कम नहीं था। कुछ ही घंटों में घर का तापमान बदल गया। माँ आरव की ने सौम्या को रसोई में बुलाया। तूने देवर को किस नजर से देखना शुरू कर दिया है सौम्या? सौम्या चुप रही, पर उसकी आंखें जवाब दे रही थीं। भाई, सौम्या का पति शहर से आया ही था। जब उसने ये सुना, उसने आरव का कॉलर पकड़ लिया। क्या तूने मेरी बीवी की तरफ निगाह उठाई आरव? आरव ने उसका हाथ हटाया। पहली बार बिना झुके, बिना सफाई दिए, सच की तरह खड़ा हो गया। मैंने निगाह नहीं उठाई, मैंने उसे दिल में बसा लिया। सब कुछ थम गया। मां चीखने लगी, शर्म नहीं आई? भाई गुस्से से लाल, इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रह। भाभियां फुसफुसा रही थीं। भाभी और देवर, यही रह गया था देखने को। और सौम्या, वो बीच आंगन में खड़ी थी, न रो रही थी, न सफाई दे रही थी, बस बोली, जिस रिश्ते में मेरा शरीर था पर मन नहीं, वहां से अब मैं आजाद हूं। और हां, आरव मेरा प्यार है। अगर पाप है तो मैं हर जन्म में यही पाप करूंगी। फैसला या बगावत? मां ने कहा, अगर यही तेरी जिंदगी है तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। और भाई ने कहा, अगर आरव मेरा भाई है तो आज से नहीं। रात, घर के बाहर, दरवाजे पर आरव और सौम्या घर से बाहर निकले, बिना सामान, बिना पछतावे, सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामे। हवेली का दरवाजा पीछे बंद हो गया, लेकिन सामने एक नया जीवन खुल रहा था। आरव ने सौम्या से कहा, अब तू सिर्फ छांव नहीं, अब तू मेरा घर है, मेरा धर्म है। और सौम्या ने कहा, और तू अब धूप नहीं,
तू मेरी रोशनी है जो अंधेरे से बचाए। दो जिस्म, एक रूह और एक किराया कमरा शहर की ओर। अनजान रास्ते, लेकिन जाना पहचाना साथ। बस की खिड़की से बाहर झांकती सौम्या। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो आरव के कंधे पर सिर टिकाए सोई थी। आरव के हाथ में एक छोटा बैग था जिसमें उनके कुछ कपड़े और एक छोटा सा फ्रेम जिसमें उनकी पहली साथ ली गई फोटो। शुरुआत छोटी ही सही। आरवोगी ने उसकी ओर देखते हुए सोचा, लेकिन अब तू मेरे साथ है तो सब मुमकिन है। शहर का पहला किराया कमरा, टूटा पलंग, एक बल्ब और बहुत सा प्यार। कमरा बहुत साधारण था। छत से प्लास्टर झड़ रहा था, एक छोटा सा पंखा और खिड़की के बाहर बस शोर। लेकिन उस कमरे में घुसते ही सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मेरा घर है और तू मेरा सब कुछ। आरव ने उसे बाहों में भर लिया और उस टूटी पलंग पर लेटे दोनों ने बिना किसी पछतावे के अपनी पहली रात फिर से जी। कमरे की पहली रात, कम संसाधन पर इश्क बेइंतहा बिजली गई हुई थी। लेकिन सौम्या की आंखों में अब भी जगमगाहट थी। वो मोमबत्ती की रोशनी में आरव के सीने पर उंगलियां फिरा रही थी, जैसे अब उसे हर जख्म का हिसाब खुद करना है। आरव ने उसके पल्लू को धीमे से हटाया और उसके कंधे पर चुंबन रखकर कहा, तू जब मेरी थी तब भी अधूरी थी, अब तू पूरी है और मेरी पूरी दुनिया। सौम्या ने अपनी सकी कमीज के बटन खोलते हुए कहा, और तू अब सिर्फ मेरा इश्क नहीं, मेरी आजादी है। अगली सुबह संघर्ष की शुरुआत। आरव को एक कैफे में वेटर की नौकरी मिली, कम पगार लेकिन ईमानदार। सौम्या ने एक बुटीक में कढ़ाई का काम पकड़ लिया। दोनों थककर लौटते थे, लेकिन रात को जब एक दूसरे के बदन से लिपटते तो थकान नहीं, बस सुकून होता। और उस रात बारिश आई, छत टपक रही थी, पलंग थोड़ा खिसक गया। सौम्या की साड़ी गीली हो गई थी, लेकिन उसने उसे नहीं बदला। वो गीली ही आरव के पास आई और कहा, आज फिर तू मुझे वैसे ही महसूस कर जैसे पहली बार हवेली में किया था, जब तकदीर मुस्कुराई और इश्क ने उड़ान भरी। कैफे का वो दिन जब आरव ने चुपचाप कमाल कर दिया। आरव अब शहर के आजाद कैफे में काम कर रहा था। शुरुआत वेटर की थी, लेकिन उसका सलीका, संवेदनशीलता और ग्राहकों के साथ इज्जत से बात करने का अंदाज जल्द ही मालिक को भा गया। एक दिन एक अमीर ग्राहक आया, चाय की चुस्की के साथ। उसकी आंखें आरव की बातों में खो गईं। तू यहां क्यों है? उस ग्राहक ने पूछा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी जरूरत यही है और जहां मेरी सौम्या हो वहीं मेरी दुनिया है। अगले दिन प्रमोशन का ऐलान। कैफे के मालिक ने उसे बुलाकर कहा, तू अब सिर्फ वेटर नहीं, अब तू यहां का असिस्टेंट मैनेजर है। वेतन भी बढ़ गया। अब किराया भरने के बाद थोड़ी बचत भी होने लगी। सौम्या की बुटीक में उसकी कढ़ाई की धूम, सौम्या की बनाई साड़ियां और दुपट्टे इतने सुंदर और बारीक थे कि बुटीक की मालकिन खुद हैरान थी। एक दिन एक डिजाइनर ग्राहक ने सौम्या से कहा, क्या तुम अपने डिजाइन खुद बनाती हो? सौम्या ने हौले से सिर हिलाया। फिर पहली बार किसी ने उसका नाम एक प्रोफेशनल तौर पर लिया। सौम्या जी, आपसे एक ऑर्डर लेना है मेरी ब्राइडल कलेक्शन के लिए। और फिर एक छोटी सी सेलिब्रेशन की रात। मोमबत्तियां थीं, 1 किलो केक, एक छोटा सा गुलदस्ता और दोनों ने पुराने फोन से अपनी तस्वीरें लीं। आरव ने सौम्या को गोद में उठाकर कहा, देखा, तेरे साथ होने से किस्मत भी झुककर सलाम करती है। सौम्या ने उसे गले लगाकर कहा, अब अगर कभी कुछ छिने भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू मुझे फिर से बना सकता है। और उस रात इश्क फिर से निखर कर आया। अब ये प्यार थकान मिटाने वाला नहीं, जिंदगी को सजाने वाला हो गया था। सौम्या ने आरव को एक सफेद कुर्ता गिफ्ट किया और उसे पहनने को कहा, लेकिन खुद कुछ नहीं पहना, बस आरव के सामने आई। आरव ने धीरे से उसकी कमर पकड़कर कहा, तेरा बदन मेरी पूजा है सौम्या, और आज मैं फिर से खुद को तुझ में डुबाना चाहता हूं। मोमबत्तियां पिघलती रहीं, पलंग से आवाजें आती रहीं और उस कमरे में एक बार फिर दो रूहें एक जिस्म में समा गईं। जब मोहब्बत लौटकर घर आई और घर बन गई 3 महीने बाद, एक चिट्ठी हवेली में पहुंची। आरव की मां ने दरवाजे पर रखे डाक में से
एक लिफाफा निकाला जिस पर लिखा था, मां, आपसे दूर गया था पर आपका बना ही रहा। आपका आरव अंदर एक तस्वीर थी जिसमें सौम्या और आरव एक छोटे बच्चे को गोद में लिए किराए के घर के बरामदे में मुस्कुरा रहे थे। मां की आंखों में उतर आया वो पानी जो अब पछतावे का था, जिस बेटे ने कभी झूठ नहीं बोला, जो लड़की हमेशा बहू की तरह रही। क्या हमने उन दोनों से इश्क की सजा दी? और फिर हवेली का दरवाजा दोबारा खुला। मां ने भाई से कहा, तू तो बड़ा है पर दिल छोटा निकला। मैं अब अपने छोटे बेटे और बहू को वापस लाना चाहती हूं। भाई चुप रहा पर उसकी आंखें भीग गईं। शायद मैंने वाकई सब कुछ गंवा दिया। आरव सौम्या के दरवाजे पर दस्तक। आरव दरवाजा खोलता है और सामने मां खड़ी है, थकी हुई पर आंखों में राहत लिए। क्या तू अपने इस छोटे से घर में अपनी बूढ़ी मां को जगह देगा? सौम्या ने बिना कुछ बोले मां के पैर छुए और उन्हें अंदर ले आई। कहानी का पूर्ण चक्र। हवेली अब दोबारा बसी, लेकिन पहले जैसी नहीं। अब वहां प्यार, इज्जत और समझदारी थी। आरव अब खुद का कैफे चला रहा था और सौम्या का नाम अब एस कुट्योर के नाम से शहर में मशहूर था। उनके बच्चे की हंसी में वो सारी चुप्पियां घुल गई थीं जो कभी दीवारों में दबी रहती थीं। और एक शाम आरव ने सौम्या को हवेली के पुराने पेड़ के नीचे ले जाकर कहा, तेरा नाम अब हवेली की जमीन पर लिखा है। अब तू सिर्फ मेरी नहीं, तू मेरी कहानी बन गई है। सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, और तू अब सिर्फ धूप नहीं, तू वो रोशनी है जिसने मुझे दुनिया दिखाना सिखाया। अंत। लेकिन यादों में अमर छांव सी तू, धूप सा मैं, सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, वो मोहब्बत थी जिसने हर सजा को पूजा बना दिया। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जिसमें हम चैनल को बेहतर बना सकें। तब तक हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।